बार बार ये बता रहा हूं कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं है, लेकिन हमारे पास न्यूट्रिशन है और हमारे पास कॉमन सेंस है। मेरी सारी बातों को कॉमन सेंस के साथ सुनिएगा। ये एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, बस कॉमन सेंस के साथ इसको चलाइएगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे। राइट? डॉक्टर मत बनिएगा प्लीज। आप जो हैं वही रहिए। बस लोगों को राय दीजिए और कभी भी ये मत बोलना कि सर ये प्रोडक्ट खाने से आपका ये हो जाएगा। नहीं, ये नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है, ये प्रोडक्ट खाने से आपका ये हो सकता है। याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट खाने से आपका बीपी ठीक हो सकता है। ये प्रोडक्ट खाने से आपका कैंसर ठीक हो सकता है। ये प्रोडक्ट खाने से आपका थायराइड नॉर्मल हो सकता है। ये प्रोडक्ट खाने से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। ये आपको बोलना है, हो सकता है, ये बोलना है। हो जाएगा, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई सर्जन, ऐसा कोई न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, ऐसा कोई फिटर कोई नहीं है जो ये कह दे, दावा कर दे। दावा कर नहीं सकते हम लोग, ये कानूनी जुर्म है, दावा नहीं कर सकते हम लोग। तो उन चीजों को हमें देखना है और बोलना भी है। हो सकता है, ये बोलना है। राइट? पहली बात तो ये नोट कीजिए। दूसरी बात, डायग्नोज कैसे करना। एक बॉडी होती है मेल, एक बॉडी होती है फीमेल। मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी में बहुत अंतर होता है। अगर आप मान लीजिए, आज आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं। होमवर्क ये है कि आपको YouTube के ऊपर सर्च करना है जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे आम बीपी, शुगर, थायराइड, ये चीजें कैसे होती हैं और इनका होने का कारण क्या है। इतनी जानकारी आपको YouTube से लेनी है। मैं कोशिश करूंगा सरल भाषा में आपको काफी चीजें मैं बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं शुगर से। आपको कैसे डायग्नोज करना है। मान लीजिए कि एक मेल है आपके सामने। मेल व्यक्ति जो है, मेल व्यक्ति, आप उसको डायग्नोज कर रहे हो तो आप सबसे पहले उनको उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। वो सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है। फिर आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं और आपकी दिनचर्या क्या है। आपकी सिटिंग जॉब है, आप चलने वाली जॉब है, आप कब कब खाते हैं और क्या क्या खाते हैं। क्या आप तंबाकू यूज करते हैं? क्या आप आ, शराब यूज करते हैं? आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है? ये नॉर्मली आपको सबसे पूछना है। आप नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए। मैं दोबारा दोहराता हूँ। किसी भी व्यक्ति से आप जब मिलते हैं, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि सर मुझे शुगर है, तो आपको क्या पूछना है? आपको सबसे पहले ये पूछना है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, आप क्या दिक्कत आपके शरीर में है, क्या सिर्फ शुगर है, आपका बीपी ठीक है, आपके घुटने ठीक हैं, आपकी हार्ट बीट ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, आपकी दिनचर्या कैसे रहती है, आप सिटिंग जॉब करते हैं या आप चलने फिरने वाली कोई मतलब कि फील्ड की जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप खेती क्या करते क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछना अनिवार्य जरूरी है। और आप क्या खाते हैं? क्या आप तंबाकू का सेवन करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप शराब पीते हैं, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं। ये सारी चीजें आपको पूछनी है। क्यों पूछनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है मेल। फीमेल से क्या पूछना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले मेल, मेल को आप जो पूछेंगे उनकी एज क्या है, एज फैक्टर क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति 20 साल से नीचे नीचे है तो उसके ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाता है 20 साल तक। ठीक है? क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके हार्मोन्स बहुत अच्छे होते हैं और उसके शरीर में जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहते हैं क्योंकि वो नए होते हैं। आप देखिएगा कि 20 साल से पहले पहले जितने भी लोग हैं, 20 साल से छोटे जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे ही हैं,
वो सारे दिन में 5 बार भी खा लेते हैं। उनको दिन में 5 बर्गर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हजम हो जाएगा। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो 5 बार पिज़्ज़ा खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, जो मर्ज़ी दे दो वो खा लेंगे। भागेंगे, खेलेंगे, उनको गर्मी भी नहीं लगती है। वो लोग धूप में भी भागते रहेंगे, खेलते रहेंगे, इधर-उधर कूदते रहेंगे, कभी दीवार फांद लेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, करते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो एक्टिव हैं। अगर 20 साल से कम में कोई भी, अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई चैलेंज, कोई बीमारी है, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी हाइपर है। और 20 साल से 40 साल का जो गैप है, उसमें 2 गैप्स आ जाते हैं, 20 से 30 साल। 20 से 30 साल में 99% जो मेल्स हैं, 99% जो मेल हैं, जो मर्द हैं, 20 साल की उम्र में वो लड़का रहता है, लड़का, और 30 साल की उम्र में वो आदमी बन जाता है। तो लड़के से आदमी बनने की प्रक्रिया जो होती है, वो होती है 20 से 30 साल। और 20 से 30 साल में 99% जो लड़के होते हैं, जो मर्द बनने वाले, आदमी बनने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत बड़े-बड़े घटनाक्रम होते हैं। 20 से 30 साल के बीच में सबसे बड़ी घटना जो होती है, उनको टेंशन होने लगती है कि मैं क्या करूँगा? मेरा करियर क्या रहेगा? तो वो लोग डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग इतने सीरियस हो जाते हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी, और उनके माँ-बाप, उनके घर के बोलने स्टार्ट कर देते हैं, इतना बड़ा हो गया है, कुछ देख, कुछ कर। मैं तो 17 साल का कमाने लग गया था। अगर 20-22 साल का लड़का अगर आपके घर में है और वो सुबह 9 बजे तक सो रहा है, तो उसके माँ-बाप उसको बताऊँ क्या बोलते हैं? ताने मारते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो चैट बॉक्स में बताओ। ताने मारते हैं। वहाँ से वो टेंशन लेनी स्टार्ट कर देता है, यार मैं क्या करूँ? यार मैं क्या करूँ? यार मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? कौन-सी नौकरी ढूँढूँ? कहाँ पर पढ़ाई करूँ? कैसे करूँ यार? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? वो बच्चा यहाँ से बिज़ी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब वो 25 साल का हो जाता है, फिर एक घटना उसके जीवन में क्या आती है? एक प्रेशर आना स्टार्ट होता है, शादी। और शादी से पहले सेट हो जा। जैसे ही वो 24-25 साल का होता है, उसको डंडा देना स्टार्ट कर देते हैं, "ओए! कुछ कर ले, फलाने का लड़का देख, सेट हो गया, उसकी जॉब बन गई, उसकी दुकान बन गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तू देख क्या कर रहा है?" अरे! 25 साल बहुत क्रिटिकल होती है एक लड़के के लिए। उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तू शादी कर। 30 साल तक 70% लड़कों की शादी हो जाती है। अभी वो उसमें से निकला ही नहीं होता है, अभी वो क्या कर रहा होता है? गधा बनने की प्रक्रिया में है। गधा क्यों कह रहा हूँ? काम, 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 काम। और जब घर आएगा तो बीवी, मम्मी-पापा, टेंशन्स। और जब 25-26 साल के लड़के की शादी हो जाती है ना, वो ये पज़ल हो जाता है कि मैं मम्मी को कैसे सँभालूँ, वाइफ़ को कैसे सँभालूँ? वो टेंशन में आ जाता है कि पापा रसोई का खर्च चला रहे हैं, तो बिजली का बिल मुझे देना है। वो ऐसी-ऐसी टेंशन्स में आ जाता है कि रात को सोते उसको गोली खानी पड़ती है, नींद नहीं आ रही है। बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन हो रही है। तो 20 से 30 साल में अगर कोई व्यक्ति है, तो आप जान लीजिए कि ये बंदा पिस रहा है। ये बंदा गधा बनने की प्रक्रिया में है। इस बंदे को भागना, 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 भागना ही है बस। बाहर जाएगा तो बोझ ढोएगा, घर आएगा तो बोझ ढोएगा, सिलेंडर खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया, बच्चे की फीस आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वैसा, ऐसा, वैसा, वैसा। आप देखना 27-28 साल में, 30 साल की उम्र में दाढ़ी, बाल सफेद होने लग जाते हैं। सारी चेहरे की चमक की ऐसी की तैसी घुस जाती है। सब टेंशन में, सब टेंशन में। और 30 से 40 साल ये अलग प्रक्रिया है। इसमें लोगों, जितने मर्द होते हैं,
80% मर्द गधे की जून में घुस चुके होते हैं। 30 से 40 साल में जितने भी लोगों को आप मिलोगे, वो सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 70 से 80% लोग यही कर रहे हैं 30 से 40 साल। उनके बैग टंगा हुआ है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, बस वो जा रहे हैं। नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी से आ रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, या दुकानदारी कर रहे हैं अपनी, या छोटी-मोटी खेती-बाड़ी कर रहे हैं, या ऐसे ही कर रहे हैं। 70 से 80% लोग यही कर रहे हैं। कुछ 20% लोग हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी जॉब्स में हैं, या उनके वो करोड़पति घरों से पैदा हुए हैं, तो उनके ऊपर इतनी टेंशन्स नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल 70 से 80% लोग जिनके पास हम जाएँगे, मिडल क्लास लोग जो हैं वो ऐसे ही पिस रहे हैं। 40 साल में आते-आते उनकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे 60 साल का व्यक्ति हो जाए। उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनके पेट निकल चुके हैं क्योंकि वो टाइम पे खा नहीं रहे हैं। उनमें बीमारियाँ आ चुकी हैं, किसी को बीपी, किसी को शुगर, और 30 से 40 साल के व्यक्ति जो हैं वो सेक्सुअली वीक हो चुके हैं, क्योंकि उनको टेंशन ही इतनी ज़्यादा हो गई है, वो इम्पोटेंसी के शिकार हो चुके हैं। उनके हार्मोन्स ऐसे बदल चुके हैं कि उनको उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। और जो बचा-कुचा था वो कोरोना ने टीके लगा-लगा के उनको और खत्म कर दिया है। अब वो एक सिर्फ़ एक पुतला बन के रह चुके हैं, पैसे कमाने वाला पुतला, एक मशीन बन के रह चुके हैं, कि एटीएम मशीन बन के रह चुके हैं घर की। उनको पता नहीं लगता है कब कोई हमारे परिवार में कोई शादी आ रही है या बच्चे का बर्थडे आ रहा है, उनके चेहरे पर खुशी देखना बहुत मुश्किल हो गया है। आप देखिएगा, इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, मैंने बहुत करीब से इन चीज़ों को नोट किया है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ, मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ। आप सोच के देखिए। फिर उसके बाद आता है 40 से 50। आजकल की खुराक ऐसी है, 40 से 50 साल में बुज़ुर्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं लोग। घुटने, पीठ, मोटापा, बीपी, शुगर, ये सब कुछ है 40 से 50 वाले लोगों में। ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं जैसे 60-70 साल के हों, और बहुत कम लोग हैं जो 60 को क्रॉस करते हैं, पहले ही खत्म हो जाते हैं वो। फिर भी अगर कोई 60 से 70 तक पहुँचता है, तो वो सिर्फ़ साँस चल रही है और कुछ नहीं है। कोई अगर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति है, उसको पता है कि हाँ, बस चल रहा है। ना घर में इतनी पूछ-गीछ है, ना मोहल्ले में है, बस ठीक है, क्योंकि 60 में रिटायर हो गए ना, अभी वो बंदा पैसा नहीं कमा रहा है। अभी उसको 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, उसके नाती-पोते आके उसके साथ 2 मिनट खेल लेंगे, बस यही उसका जीवन है और कुछ नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, एक तो 20 साल, एक 20 से 30, एक 30 से 40, और एक 40 से 50, फिर 50 के ऊपर वाले लोग। इन सबको डायग्नोज़ करना अलग-अलग ढंग से होगा। अगर अगर एक 20 साल का बच्चा, 20 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, उसको शुगर है, तो सिंपली वो बंदे को आप रेनेटस नोवा दीजिए, खाने के 40 मिनट बाद 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को, और कुछ साथ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग है। उसको हम लोग, एक और मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेरी राजदीप दत्ता सर से बात हुई थी इसके बारे में। आप जो हमारा ज़ेंथ प्रो है ना, जो प्रोटीन ज़ेंथ प्रो, वो सिर्फ़ प्रोटीन नहीं है, वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन है। यानी कि उसमें न्यूट्रिशन भी है और प्रोटीन भी है। वो ज़रूर ऐड करना है आपको आज से। ये याद रखिएगा। स्पेशली 20 साल तक जो लड़के हैं ना, मतलब कि 50 साल तक भी जो लोग हैं, 50 से नीचे-नीचे जितने भी लोग हैं, मैं तो कहूँगा सबको करो, किसी को मत छोड़ो, सबको ज़ेंथ प्रो ज़रूर साथ में दो, क्योंकि आप अगर उसको 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को दोगे ना, तो वो पेट में जाएगा। अब वो ऑब्ज़र्व होके हमारे शरीर में फैले, उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। मैंने कल बताया था, प्रोटीन हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्टर का काम भी कर सकता है, एक ट्रांसपोर्टर का काम भी कर सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन पेट तक तो पहुँच गया, अब उस पेट से बालों तक, हार्ट तक, फेफड़ों तक और बाकी ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचेगा? प्रोटीन ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़ेंथ प्रो ज़रूर ऐड कीजिए, हर एक व्यक्ति को ऐड कीजिए, ये ज़रूरी है।
दिन में 2 बार एक एक स्कूप वो पानी में डाल के जरूर लें, और जब उनको अच्छा लगे तब लें, और खाने के 40 मिनट बाद लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को, खाने के 40 मिनट बाद। और पानी, कम से कम 2.5 लीटर पानी वो एक दिन में जरूर पिए, यानी कि 1 घंटे में 1 गिलास। 8 से 12 गिलास पानी उनका दिन में होना चाहिए। और वो खुद मांगता है, उनको बोलो आपकी जुबान सूखेगी, आपका मुंह सूखेगा, आपको पानी पीना है, आराम से पीना है, ऐसे ढंग ऐसे मत डालो, आराम से पियो, ताकि आपके जो बर्ड्स हैं, आपके मुंह में जो बर्ड्स हैं, उनको भी पानी पानी पीने का उचित तरीका बताऊं क्या है? पानी पीने का उचित तरीका क्या है? एक घूंट को लीजिए, उसको अपने मुंह में घुमाइए, फिर उसको अंदर लीजिए। ये पानी पीने का उचित तरीका है। ये मेडिसिन की तरह काम करेगा। पानी का एक घूंट लीजिए, उसको मुंह में घुमाइए, फिर उसको अंदर लीजिए। इससे क्या होगा, जितने आपके मुंह में बर्ड्स हैं वो भी पानी को सोखते हैं। आपकी जो फूड पाइप है जो पेट तक जाती है, उनके अंदर भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो पानी को सोखते हैं। एकदम से पानी पी लेंगे तो वो सीधा पेट में चला जाता है, और उसमें से 90% जो पानी है वो पेशाब बनकर बाहर निकल जाता है, तो वो बेनिफिट नहीं ले पाते। तो उचित तरीका क्या है? पानी पियो, एक घूंट लो, मुंह में घुमाओ, फिर अंदर। जूस पीना है, मुंह में लो, एक बार घुमाओ, फिर अंदर। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि हमारे मुंह में इतनी शक्ति है कि अगर मान लीजिए, पहली बात तो ठंडा मत पिया करो। हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और हम लोग ठंडा पानी पी के वो सारी जो ज्वार अग्नि हमारे अंदर होती है, जठार अग्नि जिसको बोलते हैं, उसको हम ठंडा कर देते हैं। वो सारी मेटाबॉलिज्म को तहस नहस कर देती है। तो ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पीजिए। और उसको भी जब मुंह में घुमाते हैं ना, तो वो अपना टेम्परेचर निर्धारित कर लेती है पेट में जाने से पहले। ठीक है, तो ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह खाने के बाद आपने 2 कैप्सूल ले लिए हैं, रात को जो कैप्सूल लेने हैं, वो कोशिश कीजिए कि आपका जो डिनर है वो 8 बजे से पहले पहले हो जाए। 8 बजे से पहले डिनर हो गया तो 8:45 तक आप कैप्सूल ले लें। और उसके बाद थोड़ी सी सैर करनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घूमना इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले आप थोड़ी सी सैर जरूर कीजिए। ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो 15 से 20 मिनट, 25 मिनट सैर कीजिए। आप अगर तेज नहीं चल पा, आराम से चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे सैर करें, पर सैर जरूर करें। तो क्या होगा, आपका जितना भी खाना, आपका जो कैप्सूल, आपका सब कुछ जो है वो एक निर्धारित जगह पर पहुंच जाएगा, और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये कोशिश कीजिए आप। हाँ, अगर आप कहीं सफर में हैं और आप लेट खाना खा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले ही कुछ नाश्ता करने के बाद आप कैप्सूल ले लीजिए। ठीक है, उसको वेट मत कीजिए कि मैं रात को 12 बजे खाना खाया जी, अब मैं 12:40 पे खाऊंगा। ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद ही आपको कैप्सूल लेना है। और एक सवाल और आता है, क्या सर खाली पेट कैप्सूल ले सकते हैं? तो मैंने भैया कल भी बताया था, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू बीमारी, बीमारी क्या है तब खाली पेट ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो हेल्दी है और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है, उसको कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, हेल्दी है, वो खाली पेट ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पेट की समस्या है, शुगर की समस्या है, अब देखो इसका मैंने पहले बोला कॉमन सेंस। यार शुगर होती क्यों है? कॉमन सेंस क्या है इसके पीछे? शुगर होती क्यों है? शुगर इसलिए होती है कि हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, सिंपल सी बात है। अब इंसुलिन नहीं बन रहा है, हमने खाना खाया, खाना ऐसे गया, यहां तक पहुंचा, यहां पर, यहां पर वो होता है, हमारा पेनक्रियाज होता है, वो खाने के ऊपर इंसुलिन की स्प्रे करता है। तो इंसुलिन की स्प्रे जब होती है तो खाना स्प्रेड होता है, खाना टूटता है, उसमें से ग्लूकोज अलग हो जाता है, न्यूट्रिशन अलग हो जाता है, और वो सब अलग अलग जगह पर चला जाता है। और इंसुलिन का काम होता है ब्रेक डाउन करना, और इसको क्या नाम इसका, मेरे माइंड से स्किप हो गया, बताना इसमें क्या था? मैंने अभी बोला था ग्लूकोज, यस।
ग्लूकोज को अलग करना, और वो ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी देता है, बीटा सेल्स जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर वो इंसुलिन बनना बंद हो गया तो हमारा जो फूड है वो बिना ब्रेकडाउन के पेट में गया, तो उसमें शुगर भी है, ठीक है। वो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली शुगर ही होती है। अब ग्लूकोज भी पेट में जा रहा है, वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है वहां पे। क्या करेगा अब वो? अब वो ग्लूकोज को हमारे जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचाना है। अब वो ब्रेकडाउन हुआ नहीं, वो सीधा अंदर चला गया, तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जितनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। खाने के बाद एक शुगर वाला व्यक्ति, खाना खा लिया, वो खाना पेट में चला गया, अब वो उसको कैप्सूल को लेगा, तो कैप्सूल जाके उस खाने को ब्रेक डाउन कर देगा, और पेनक्रियाज को न्यूट्रिशन जाएगा। पेनक्रियाज को न्यूट्रिशन जाएगा तो पेनक्रियाज को रिपेयर करना वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पेनक्रियाज को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो खराब हुआ। अब डॉक्टर के पास इसका क्या इलाज होता है? डॉक्टर पेनक्रियाज को रिपेयर करने की दवा नहीं देता, वो डुप्लीकेट इंसुलिन देता है कि भैया खाना खाने से पहले एक गोली खा लो, उसके बाद खाना खा लो, वो ब्रेक डाउन कर देगा। अब वो जो केमिकल बना है, जो डुप्लीकेट इंसुलिन दिया है, वो तो केमिकल का ही है ना, वो कौन सा पौधे में से लिया हुआ है? केमिकल है। आज 5 ग्राम है, 5 mg, फिर 10 mg, 15 mg, फिर इंसुलिन के टीके, भैया खाने से पहले टीका पेट में लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, बस यही। और एक दिन क्या हो जाएगा? चलो जी, खत्म कहानी। ठीक है। कॉमन सेंस के साथ चलना है। शुगर का व्यक्ति है, शुगर के व्यक्ति को क्या क्या होता है? शरीर में परेशानियां रहती हैं भैया, उसका मतलब कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है, और वो ज्यादा खा भी नहीं पाता है, उसकी एक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है, काफी दिक्कतें आ जाती हैं। तो खाने के बाद, खाना आएगा तो एनर्जी आ जाएगी, 40 मिनट बाद उसको हमने देना है, ठीक है। अब 20 साल का जो बच्चा है उसको हमने दे दिया, और उसको हमने क्या बोल दिया कि विद इन 3 मंथ्स तेरे को रिजल्ट आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सर रिजल्ट कब आएगा, कब तक खाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें क्या होगा कि भाई साहब, आपको 3 महीने में रिजल्ट आ सकता है, ये मत बोलना आएगा, आ सकता है। रिजल्ट तो उसको 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन आपको बोलना आपको 3 महीने में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हरेक के शरीर में होती हैं, जो दिखती नहीं है, और बीमारी रातों रात नहीं बनती है, उसको बनने के लिए काफी समय लगता है। तो हो सकता है कि उसके उसके शरीर में कुछ ऐसी चीजें हों जो अच्छी नहीं है, लेकिन अभी डायग्नोज नहीं हुई हैं, अभी सामने नहीं आई हैं। तो वो क्या करेगा? वो व्यक्ति जब कैप्सूल खाएगा, तो सबसे पहला पायदान जो हमारे कैप्सूल का है वो क्या रहेगा? क्लेंजिंग। वो हमारी बॉडी में से क्लेंजिंग करेगा। हो सकता है कि उसकी उसके शरीर में कोई और बीमारी बन रही हो, जो भी डायग्नोज नहीं हुई, जो भी बाहर नहीं आई, तो वो पहले उसको बाहर निकालेगा। तो उसके क्या पॉजिटिव साइड इफेक्ट हो सकते हैं? उसके शरीर पे दाने हो सकते हैं, उसको हल्का बुखार हो सकता है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, और उसको उल्टी हो सकती है। तो ये हमें बताना है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो तो उसको बोलो भैया आपको बधाई हो, आपका क्लेंजिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद वो रिपेयर मोड में जाता है। पहला काम होता है क्लेंजिंग, दूसरा स्टेप होता है रिपेयर मोड, कि वो अपने ऑर्गन्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो जब रिपेयर की प्रक्रिया चलती है, तो हो सकता है कि नींद ज्यादा आए। हमारी बॉडी इतनी शानदार तरीके से उस परमेश्वर ने बनाई है कि जब भी रिपेयर होती है, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सोते वक्त रिपेयर होती है। कईयों की ये दिक्कत आती है कि भैया कैप्सूल खाने के बाद सुस्ती बहुत आती है। अरे मेरे भाई, सुस्ती आती है इसलिए आती है, ऑपरेशन जब भी किया जाता है ना, तो सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, तब उसका ऑपरेशन किया जाता है। जीते जागते व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता है। ऐसे ही हमारे ऑर्गन जब रिपेयर होते हैं, तो बॉडी सोना मांगती है कि उसको सोना है, उसको आना है। हाँ, आप
जब भी ये कैप्सूल खाएं, आप काम पे जा रहे हैं, आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सुस्ती आ रही है, आप एक कढ़ाई का प्याला पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इमोशंस पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाय का प्याला पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पी सकते हैं। लेकिन आपको जब सुस्ती आ रही है और आपके पास समय है, आप घर पर हैं, तो आप रेस्ट कीजिए। वो रिपेयर का टाइम है, आपका ऑर्गन रिपेयर हो रहा है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कईयों की ये दिक्कत रहती है कि मैंने कैप्सूल खाना स्टार्ट किया और मैं मोटा हो जाता हूं जब मैं कैप्सूल खाता हूं। क्यों होते हो मोटे, पता है आपको? कॉमन सेंस। तभी मैं कह रहा हूं यूट्यूब करो पहले। आपने अगर प्रोडक्ट लिया है और आप अगर मोटे हो रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके ऑर्गन्स को ये कैप्सूल हेल्दी कर रहा है। आपके भूख बढ़ा दी है इस कैप्सूल ने। अब जब कैप्सूल की भूख बढ़ गई है, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ज़ेंथ प्रो साथ में लगाओ। हम लोग भूख ज्यादा लगती है तो क्या खाते हैं? 3 रोटी खा रहे थे, अब 6 रोटी खाना स्टार्ट हो गए। और भाई रोटी क्यों बढ़ा रहे हो? उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्ब जो है वो तो मोटापा ही करेगा, और क्या करेगा? आप मीठा खाना स्टार्ट कर देते हो, आप बर्गर खाना स्टार्ट कर देते हो। सर भूख लग जाती, क्या करें? नहीं, रोटियां नहीं खानी है भैया, फ्रूट खा लो। ज़ेंथ प्रो ले लो, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन। आपकी जब भूख बढ़ जाएगी, प्रोटीन ऐड करना है, कार्ब्स ऐड नहीं करने हैं, पिज्जा ऐड नहीं करना है। शुभम जी लिख रहे हैं पिज्जा मत ऐड करो, पिज्जा। कार्ब्स ऐड नहीं करने, प्रोटीन ऐड करना है। प्रोटीन ऐड करोगे तो आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। आप अगर मोटे हैं तो आप प्रोटीन ऐड करेंगे तो मोटापा भी सेट हो जाएगा। और श्रवण कुमार जी लिख रहे हैं बजट प्रॉब्लम है। सर जब बजट प्रॉब्लम है फिर बीमारी में रहो। क्या प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर से दवाई लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपकी बीमारी बढ़कर हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगी, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपका बजट क्या है। कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस में रहिए। आपकी बीमारी ठीक हो जाए, सबसे बड़ा धन क्या है पता है? सबसे बड़ा धन क्या है? आपका शरीर। ये आपका धन है भैया। निरोग काया, ये आपका धन है। मनी प्रॉब्लम, आप हॉस्पिटल जाओ। आप आज ऐसा करना, आज ये सेशन खत्म होने के बाद एक हॉस्पिटल में घूम के आना। वहां पर गरीब से गरीब लोग, बताऊं क्या बोल रहे हैं? सर जितना मर्जी पैसा ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बाप को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, मेरी बीवी को बचा लो। तब तो पैसा आ गया। इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक डंडा नहीं पड़ता ना तब तक सुधरते नहीं है हम लोग। इसीलिए बीमार ना हो पहले से इस्तेमाल करो। बजट वजट कुछ नहीं होता है। जब डॉक्टर बोलेगा ना कि 50,000 रुपये जमा करवाओ, नहीं तो बुकिंग करवा दो शमशान घाट में, फिर पता लग जाएगा कि हाँ बजट क्या होता है। तो थोड़ा सा सेट करके चलो दिमाग, थोड़ा सेट करके चलो। कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई लग्जरी थोड़ी है। मैं कोई लग्जरी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, 20 रुपए की सिगरेट पिएंगे, तब बजट नहीं आ रहा हमारे सामने। 50 रुपए की खुराक है एक दिन की, वो लेंगे तो बजट आ गया हमारे सामने। मत कीजिए। आगे चलते हैं। आप 20 साल से पहले अगर किसी व्यक्ति को देंगे, उसको 3 महीने में रिजल्ट आ सकता है। ज़ेंथ प्रो ऐड कीजिए और उसको कैप्सूल ऐड कीजिए, राइट। एडिशनल उसको कढ़ाई दे सकते हैं कि भैया अगर आप चाय मत पिए, शुगर वाला तो वैसे चाय नहीं पी रहा, तो चाय अगर आप नहीं पी रहे हैं लेकिन आपको दिल है कुछ पीने का, तो आप कढ़ाई लीजिए। ये भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके इम्यून को सपोर्ट करेगा, राइट। अब अगर शुगर किसी को है जो 20 से 30 साल में है, तो उसको टेंशन भी ज्यादा है। उसका जो रिजल्ट है वो भी 3 से 4 महीने में आएगा। और उसको भी सेम यही चीजें देनी है। लेकिन उसको एक्टिवली आगे बढ़ाने के लिए उसको पूछना है आपका हाइट, आपका वेट। वेट क्यों पूछना है? कि मोटा तो नहीं है ज्यादा। अगर मोटा है तो उसको सैर भी बोलनी है साथ में, कि थोड़ा भैया चला फिरा करो। अगर उसकी सिटिंग जॉब है तो उसको बोलना है कि हर 1 घंटे में 1 घंटा बैठ लिए, उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए खड़े होना है। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ,
घूमो इधर उधर, 5 मिनट के बाद दोबारा बैठ जाओ, फिर 1 घंटा बैठो, फिर उसके बाद 5 मिनट खड़े हो जाओ, फिर थोड़ा चलो फिरो, फिर बैठ जाओ। ये करना है। और उनकी डाइट को थोड़ा सा सेट करना है। मॉर्निंग जो डाइट उनको है, वो मतलब कि पराठे वगैरह बंद करने हैं। और मॉर्निंग डाइट जो है वो कोशिश करना है कि प्लांट बेस में आ जाए सारा कुछ, जो प्लांट से सीधा हमें मिलता है, वो वाली डाइट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हो जाए। लंच में घर का खाना हो जाए, बाहर का खाना ना हो, और उसमें चावल की मात्रा कम हो, दाल और रोटी और खीरे और दही और छाछ, गर्मियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें उनके खाने में होनी चाहिए। खाने में वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ दाल और सब्जी खा रहे हैं, उसमें खीरा ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा दही ऐड कर लीजिए। और अगर आप अंडे खाते हैं तो 2 उबले हुए अंडे उसमें ऐड कर लीजिए। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उसमें आपके हथेली जितना जितना हथेली में आता है उतना पनीर ऐड कर लीजिए, कच्चा पनीर ले लीजिए, वो ऐड कीजिए, प्रोटीन ऐड कीजिए उसमें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो डिनर है, वो डिनर 8 बजे से पहले कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि डिनर में आप हल्का लीजिए, खिचड़ी लीजिए, दलिया लीजिए, ओट्स लीजिए, या एक रोटी के साथ दाल ज़्यादा लीजिए, दही मत खाइए रात को, लस्सी मत पीजिए रात को, कोई ऐसी चीज़ मत लीजिए रात को, एकदम नॉर्मल हल्का कोई चीज़ जो है वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये आपको डाइट उनको देना है। इससे क्या होगा, जो माइंड में टेंशन्स जो है ना, वो ठीक हो जाएँगी। ज़्यादा चिकना भोजन जो है, फ्राइड भोजन जो है, बाज़ार का भोजन जो है, वो एक बार हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को हिट तो करता है, मज़ा तो आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो मोटापा और बीमारियों को इनवाइट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर एक 30 से 40 साल के व्यक्ति का अगर रिलीज़ करना है, तो अगर उसको घर का खाना मिल जाए और वो उसको चबा-चबा कर खाए, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल तब भी रिलीज़ होगा, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है ना, वो हाई हो जाएगा उसका, और वो मर्द के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक्टिवली उसको ज़्यादा मतलब कि सर्वाइव कर पाएगा और अपनी लाइफ़ को और एन्जॉय कर पाएगा, और वो ज़्यादा एक्टिवली अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको उनको बतानी है। फिर आ जाता है 40 से 50 साल। 40 से 50 साल में मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट जो इंसान है वो गधा बन चुका होता है। उसकी डाइट में उसको शुगर है, उसकी डाइट में उसको भी खाने के बाद ही देना है, 40-45 मिनट के बाद ही देना है। आप उनको कोशिश कीजिए कि वो इमूजेंथ भी लें, क्योंकि 40 से 50 साल में इमूजेंथ जो काम करता है, रेनेटस नोवा का काम क्या है? आपकी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन है उसको देना। ध्यान दीजिए, रेनेटस नोवा का काम क्या है? रेनेटस नोवा का काम है आपकी बॉडी में देना, न्यूट्रिशन देना। लिखिए सारे चैट बॉक्स में, रेनेटस नोवा का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देना। लिखिए ना, आप लिख नहीं रहे हैं कोई भी। न्यूट्रिशन देना, जो सिर्फ लिख दो देना, देना, इसका काम है हमारी बॉडी में देना, न्यूट्रिशन देना। लेकिन इमूजेंथ का काम है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना। अब ये देगा तो तब, अगर अंदर जगह होगी, तो इमूजेंथ जगह बनाएगा, ये देगा। कॉमन सेंस, आराम से इसको समझ लीजिए। बॉडी में कोई भी 40 से 50 साल की उम्र में क्या हो रहा है, और नई नई बीमारियां बन रही हैं, क्योंकि ऑर्गन्स पुराने हो चुके हैं, और बीमारियां बन रही हैं, टेंशन्स बन रही हैं। बीपी की तैयारी है कि बीपी अभी बिगड़ने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला है। हो सकता है किसी के अंदर कैंसर बन रहा हो सकता है किसी के अंदर कोई रसौली बन रही हो सकता है कि किसी के अंदर पथरी बन रही हो सकता है कि किसी के अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है, कोई ना कोई डिसऑर्डर अंदर चल रहा है। उसको ठीक करने के लिए क्या है, इमूजेंथ ऐड कर लीजिए साथ में। 40 से 50 साल का कोई व्यक्ति है, उसको शुगर की बीमारी है, इमूजेंथ ऐड कर लो। इमूजेंथ देना कैसे है? इमूजेंथ सुबह उठते सार खाली पेट 250 ml रूम टेम्परेचर पानी में इमूजेंथ डाल के उसको बोलना है। कैसे पीना है? कैसे बताया था कैसे पीना है? सबसे पहले मुंह में लेना, मुंह में एक बार घुमाना, फिर अंदर सिप करना, ऐसे पीना है। ठीक है? ऐसे करके उनको बोलो कि आप इमूजेंथ पियो।
इमोजेंथ पिया, खाना खाया, खाने के 45-40 मिनट बाद 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को। और उसको ज़ैंथ प्रो भी ऐड करना है साथ में, ये ज़रूरी है। ज़ैंथ प्रो सबको ऐड करो, ये ज़रूरी। और उनकी चाय की अगर ज़्यादा लत है, तो उनको कढ़ाइयो दो कि आप कढ़ाइयो पीजिए, चाय मत पीजिए। और कढ़ाइयो गर्मियों में पीना है, तो वो कैसे पीना है? वो चाय की तरह नहीं पीना है। खाने के 40 मिनट बाद रूम टेम्परेचर पानी में उसको घोल के आधा सैशे, एक बड़ा कप जो होता है उसमें आधा सैशे डाल के उसको घोल के उसको पीना है। ठीक है? सर्दियों में इसको जितना गर्म उबाल-उबाल के पिएँगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? खाने के बाद देना है कढ़ाइयो, याद रखना पहले नहीं देना है। और रूम टेम्परेचर पानी पे देना है, गर्म पानी में नहीं देना है। ठीक है? क्योंकि ये गर्म होता है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म होती हैं। ओके, अब 50 साल से ऊपर वाला जो व्यक्ति है, उसको कैसे देना? उसके ऑर्गन्स बहुत पुराने हो चुके हैं। और वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा जो पुराने ऑर्गन्स हो चुके हैं, वो बंदा क्या करेगा? वो उसकी चलना-फिरना भी कम है उसका, उसकी एक्टिविटी भी कम है। और हो सकता है कि शुगर के साथ-साथ और भी कई चीज़ें उसको बन चुकी हैं। तो उसको प्रॉपरली डायग्नोज़ करके भी क्या-क्या चीज़ें हैं, बीपी भी है, ये भी है, घुटने भी दर्द हैं, जॉइंट पेन सब कुछ है। उसको क्या करना है? उसको नोवा भी देना है खाने के 40 मिनट बाद, 2 सुबह 2 शाम। और अगर उनको उनका बजट का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इमोजेंथ भी देना है, उनको ज़ैंथ प्रो भी देना है। और उनको मतलब हरिद्रा ड्रॉप्स जो हैं, वो भी देना है, उनको इम्पोर्टेंट है। वो 50 साल के ऊपर आप हरिद्रा ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में सिर्फ़ 1 बूँद डालनी है। और 1 दिन में गर्मियों में सिर्फ़ 1 लीटर पानी में ही वो पीना है, बाकी सादा पानी पियो। बल्कि 1 बूँद पर डे से ज़्यादा नहीं देना, वो भी 1 लीटर पानी में डिल्यूट करके। इससे कम में कई लोग क्या है, 1 गिलास पानी में 1-2 बूँद डाल के पी रहे हैं, भैया खतरनाक है, वो ज़्यादा है। गर्मी है ये, अभी नहीं देना। इसका प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो ये है कि 1 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डालना है और उसको आराम से पीना है। ठीक है? ये करना है, फिर उसका असर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये। हमारे शरीर में जितनी भी सूजन रहती है, 60 साल के ऊपर एक्टिविटी कम होती है, तो सूजन आम बात, कभी पैरों में, कभी पेट में, कभी कहाँ फैटी लिवर है, ये है, वो, ये सारी चीज़ों को और बाउल मूवमेंट जो होती हैं, मतलब पॉटी का सही तरीके से नहीं आना, फ्रेश ना हो पाना, ये सारी चीज़ें 60 के ऊपर होती हैं, आम है। तो ये जो हरिद्रा ड्रॉप्स हैं, ये इसको प्रॉपरली जो है, ये सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप डाल के देना है। जो प्रोटीन हम देंगे, वो प्रोटीन भी बहुत ही 1 लीटर पानी नहीं पीना है सतीश जी, पानी आपको 2 से ढाई लीटर पीना है, लेकिन 1 बूँद 1 लीटर में डाल के एक बार ही पीना है बस, उसके बाद नॉर्मल पानी पियो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करनी है। और ये सब कुछ जब करेंगे, फैटी लिवर भी इसी से ठीक हो जाएगा। खाने कॉमन सेंस के साथ चलें, फैटी लिवर तब होता है जब ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ऑयली बंद कर दो ना यार, सैर करना स्टार्ट करो। उबला हुआ आप ओट्स बनाइए। ओट्स में कोई तड़का-वगैरह कुछ नहीं लगता है। ओट्स बहुत अच्छी चीज़ है, अगर फैटी लिवर किसी को है और शुगर की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो ओट्स जो होता है ना, ओट्स बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप एक मील रिप्लेस कर लीजिए, एक लंच या एक डिनर डिनर रिप्लेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिनर में ओट्स बनाइए, पानी में बनाइए और उस ओट्स के अंदर आप घिया, लौकी, अभी सीज़नल जो भी सब्ज़ी है, वो सब्ज़ी कद्दूकस करके उसके अंदर डाल लीजिए। हाँ, और उसमें ज़्यादा तड़का-वड़का कुछ मत लगाइए। वो जब बन जाएगा, उसको उबला हुआ बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है, आजकल मैं वही खा रहा हूँ। और उसमें देसी घी का 1 चम्मच डाल लीजिए, अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो 1 चम्मच डाल दीजिए। और वो खाना अगर आप किसी को देंगी तो उसका फैटी लिवर जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और साथ में नोवा और इम्युजेंस तो चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर वो फैटी लिवर भी बिल्कुल ठीक कर देंगी। कॉमन सेंस के साथ कॉमन सेंस के साथ इसको कीजिए। आप यूट्यूब भी करेंगे ना, तो वो भी आपको ये चीज़ें बता देगा। और चैट जीपीटी के ऊपर हमारा रेनेटस का एक पोर्टल है। रेनेटस का एक पोर्टल है चैट जीपीटी के ऊपर और उसका लिंक मोस्टली आपके पास सबके पास है।
वो लिंक अगर आप ऑन करें और चैट जीपीटी पर लिखें मेल, एज, हाइट, वजन और नीचे लिख दें प्रॉब्लम सिंपल भाषा में कि शुगर है, क्या दे सकते हैं? तो वो नीचे अपने आप लिख के बता देगा, ये खाना, ये पीना। वही उसको बता दो, सिंपल। अभी तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी के ऊपर मैं सारे सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं, इस सेशन के तुरंत बाद आप वो चैट जीपीटी का जो लिंक है वो अपने सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति को वो लिंक मिल जाए। और हाँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज के लिए, आज सिर्फ हमने शुगर को डिस्क्राइब किया है और मेल्स को डिस्क्राइब किया है। कल हम फीमेल को डिस्क्राइब करेंगे और फीमेल को हम कैसे डायग्नोस करेंगे ये कल हम बताएंगे, और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे जैसे समय मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात वो बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सैर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सैर करें तो प्लीज आप 5,000 स्टेप, 4,000 स्टेप से शुरू करके 10,000 स्टेप तक अपने आप को जरूर लेकर जाएं। ये एक मेडिसिन है। मेडिसिन का मतलब गोली दवा नहीं होती है। मेडिसिन का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छा करे, आपको हील करे, आपको हेल्दी रखे, उसको कहते हैं मेडिसिन। अगर पैर हिलाकर आपको अच्छा फील हो रहा है तो पैर हिलाना मेडिसिन है। तो सैर करना सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बीपी के बारे में बताइए, तो कल बताऊंगा सर। कल अगर पूरा नहीं होगा तो परसों बताऊंगा। ये मॉनसून सेशन चल रहा है, ये लगातार चलेगा। जब तक आप सबके सारे सवाल पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आता रहूंगा। चाहे मुझे 10 दिन, मुझे 1 महीना लगातार आना पड़े, तब तक मैं करता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। आप अभी 3-4 दिन के बाद हम एक ऐसा सेशन लेंगे जहां पर आप मैसेज करके सवाल पूछेंगे, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है? तो वो भी हम करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। चाहे 1 महीना मुझे लगातार आना पड़े, मैं आऊंगा। लेकिन हमें मिलकर एक इतिहास रचना है। बार बार मैं रिपीट करता हूं, आज से पहले हमने सिर्फ मोटिवेशन के साथ काम किया है। मोटिवेशन से आटा नहीं आता भाई साहब। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन आज के बाद हम लोग काम करेंगे नॉलेज के साथ, क्योंकि नॉलेज के साथ काम आगे बढ़ता है। मोटिवेशन के साथ काम आगे नहीं बढ़ता है। मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मोटिवेशन सब कुछ नहीं है। मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बट नॉलेज, नॉलेज इज अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस। नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। और टाइम हो चुका है, इतने बजे ही मैंने स्टार्ट किया था, इतने बजे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस, लव यू ऑल। बैक टू होस्ट।